हम बात करेंगे जो आपका रिएक्शंस हैं, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो, वो कैसे वेरी करती हैं। और हम लोग यहाँ पर अभी के लिए केवल एक फैक्टर लेंगे जिसको हम बोलेंगे टेम्परेचर। तो हमने कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की अगर बात करने लगे तो दो फैक्टर में से अगर मैं फर्स्ट फैक्टर की बात करने लगूं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे अगर मैं आइडल गैस मानता हूं तो आपको आइडल गैस की इक्वेशन थी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मैं ये मान सकता हूं कि मान लीजिएगा एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनकी स्पीड भी बढ़ेगी, और अगर इनकी स्पीड बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, और जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी मैं बोलूंगा बढ़ सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप इसे गैस मान रहे हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं। हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला कवर किया था, तो मैंने कहा क्या फॉर्मूला था। इन टर्म्स ऑफ केवल गैस की अगर बात करें तो हम बोलेंगे वॉल्यूम का वेलोसिटी का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ आपका बन जाएगा 3RT अपॉन आपका m। याद कीजिएगा कि ये फॉर्मूला हम लोग लिखते थे VRMS के लिए। क्या मैं बोल सकता, इसका मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपस में कोलिजन करने की स्पीड बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मुझे दो अलग अलग टेम्परेचर पर ये पर्टिकुलर V निकाला जाए तो मैं क्या इस पर्टिकुलर को फॉर्मूले को बोल सकता हूं कि ये बनेगा आपका मान लीजिएगा VT+10 डिवाइड बाई आपका VT। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहां पर T+10 डिवाइड बाई T। वेरीफाई देखिएगा, आपका काम है करना। इसका मतलब जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी मतलब स्पीड आप मान लीजिएगा। बहुत से लोग कहने लगे जी हमें तो टेम्परेचर नहीं पता। अगर नहीं पता तो आप जनरल इक्वेशन या जनरल टेम्परेचर 25 मान लीजिएगा। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो पता चला जो इसकी वैल्यू आई वो 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और जब आपने इनको काफी ज्यादा सॉल्व करने की ट्राई करी तो आपने कहा ये नॉर्मली आपका 1.1 टू 1.2 मिल जाता है। इसका मतलब इतना कंफर्म है कि जनरली अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये तो एक फैक्टर रहा। मैंने कहा क्या कोई और भी फैक्टर है, तो उन्होंने कहा इसको हम एक नाम देंगे, और इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। लिख देता हूं। तो आपका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉफिशिएंट रहेगा इसका एक सिंबल होता है, और सिंबल को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताएगा तो बोलूंगा के की वैल्यू आपकी रहेगी T प्लस आपका बन जाएगा 10 डिवाइड बाई हो जाएगा K, और ये बन जाएगा आपका T। बहुत से लोग इसे बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। क्या दोनों को कंपेयर करने पर कंसंट्रेशन रेज टू पावर n कैंसिल हो जाएगा और फाइनली बचेगा कौन, बोलूंगा K। इसका मतलब K वेरिएबल है, ये कंफर्म है। और केमिकल इक्विवेलेंट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि आपका आर्हेनियस इक्वेशन होता था K इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT, जो थोड़ी देर में आने वाला है। हमने कहा अगर टेम्परेचर कॉफिशिएंट है तो मैंने इसको बॉक्स में बंद किया। आपको बस ये याद होना चाहिए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता क्या था, और कुछ चीजें याद नहीं करनी। और अगर आपको कभी भी टेम्परेचर ना दिया जाए तो आप जनरली टेम्परेचर को क्या मान के बोलेंगे, बोलूंगा 25 डिग्री सी। और जैसे ही आपने 25 डिग्री सी बोला तो फॉर्मूले में आपको डिग्री सी में नहीं रखना होता, केल्विन में रखना होता। याद कीजिएगा पूरी केमिस्ट्री में हमने कहीं पर भी डिग्री सी की बात नहीं करी। हमने कहा पॉइंट नंबर 1 तो क्लियर हो गया। अगर पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जिसको हम लोग बोलते हैं कई बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हमने कहा ये पर्टिकुलर मान लीजिएगा आपके पास दो कंपाउंड हैं, और दो कंपाउंड जब आपस में कोलिजन कर रहे हैं तो कोलिजन करने के बाद दोबारा वापस चले गए, क्योंकि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका रिएक्टेंट
और आपके प्रोडक्ट से ज्यादा एनर्जी रखता है। तो मैंने कहा डायग्राम समझाइएगा, तो मैंने कहा डायग्राम अगर आप देखने लगे तो ये डायग्राम भी आपको पहले पढ़ाया जा चुका था। याद कीजिएगा कि पर्टिकुलर आपने कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया और एक डायग्राम, दो डायग्राम बराबर बराबर बनाते हुए आपने कहा डायग्राम कुछ इस टाइप का बना, या कहें डायग्राम आपका इस टाइप का बना। अगर मैं इसको आपका रिएक्टेंट मानता हूं और इसको प्रोडक्ट मानता हूं, तो जो पर्टिकुलर पीक बना हुआ है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब नाम लिख रहा हूं जो कि कहां पर नहीं लिखा गया था, बोलूंगा ये डिटेल स्टडी नहीं की गई थी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तो यहां पर आपका आएगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा ठीक है। और अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है तो जो पर्टिकुलर यहां पर एनर्जी होती है इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी, जहां से स्टार्ट हुआ था। तो हमने कहा ये पर्टिकुलर अगर आप थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जितनी इसकी एनर्जी है जीरो के क्रॉसपोंडिंग, इसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलना स्टार्ट कर देंगे। हमने यहां पर भी डायग्राम बनाना की ट्राई करी और कहा कि अगर ये आपका पॉइंट है और अगर मैं इसको रिएक्टेंट बोलता हूं और इसको आप बोलते हैं प्रोडक्ट, तो क्या बोल सकता हूं, यहां से जो नीचे से आपने जितनी एनर्जी है इसे बोलेंगे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये पर्टिकुलर आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम बन गया। दोबारा बनाना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर पीक आया है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है आपका, बता दो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। हमने कहा अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो उन्होंने कहा और भी क्या कोई टर्म होती है? मैंने कहा हाँ, टर्म होती है। जहां से आप चले थे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी है इसका जो मिसमैच होता है इसे आप बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, एक्टिवेशन एनर्जी है आपका रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसकी एक्चुअल में जो एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब अगर मैं मान लीजिएगा ऑलरेडी 10 जूल पर बैठा हुआ हूं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका 90 जूल पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोलूंगा मुझसे कितना ऊपर है? तो बोलूंगा ये तो 80 ऊपर है। तो 80 क्या हुई? बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। और आपका 90 क्या हुआ? जो स्टार्टिंग से था जीरो के क्रॉसपोंडिंग, बोलूंगा वो ही आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी अलग है और एक्टिवेशन एनर्जी अलग है। अभी तक आपको केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी ही कवर की गई थी। अगर मैं यहां पर थर्मोडायनेमिक्स को भी कवर करने लगूं तो क्या बोल सकता हूं, ये जो पर्टिकुलर आपका एक्टिवेशन एनर्जी है इस पुराने वाले डायग्राम में आपका जो डेल्टा एच है क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऊपर जा चुका है, और यहां पर प्रोडक्ट नीचे आ चुका है तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा एच की वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव। और जब डेल्टा एच आपका नेगेटिव होता है तो आप इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो जाता है तो आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत से लोगों ने हाँ ये पढ़ा था, हमने केवल एक नई वर्ड पढ़ा यहां पर, एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का और दूसरा थ्रेशोल्ड एनर्जी का। हम थोड़ा बहुत पहले से पढ़ के आ चुके हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने कहा ठीक है, अगर यहां तक आप कंफर्टेबल हैं तो बताएगा यहां पर आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है और आर्हेनियस इक्वेशन और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं। मान लीजिएगा मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूं, इसका मतलब मुझे माउंटेन क्रॉस करना पड़ेगा। अगर इस माउंटेन की एनर्जी 90 जूल है, एज्यूम कर रहा हूं, और आपको 80 जूल दे दी जाए तो मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। बोलूंगा एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड कोलिजन कर रहा है और इलास्टिक कोलिजन करके फिर चला गया। मैंने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गई। मैंने कहा मैंने आपको 100 एनर्जी दे दी, इसका मतलब जो आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए थी अगर आप उसे एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं, इसका मतलब ये कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट बना सकता है। और मैंने कहा तो ये आया, कोलिजन किया और कंपाउंड तैयार। मैंने कहा अरे बॉन्ड तैयार हो गया। लेकिन क्या ये पर्टिकुलर कंपाउंड ऑलवेज बन सकता है? मैं बोलूंगा नहीं, ऑलवेज नहीं बन सकता। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि ये पर्टिकुलर एटम इससे कोलिजन करे तो इसकी एनर्जी ज्यादा होने के बाद भी कोलिजन करेगा लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। इसका मतलब वो पर्टिकुलर आपके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो पर्टिकुलर ऑलवेज प्रोडक्ट बनाए, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या उससे ज्यादा एनर्जी ही रखेगा। क्योंकि इस पर्टिकुलर में आपको सेकंड फैक्टर देखना पड़ेगा, ओरिएंटेशन। क्या देखना पड़ेगा? ओरिएंटेशन। मैंने कहा दोबारा से बताइएगा,
इन दोनों की एनर्जी अगर मैं मान के चलता हूं कि ये 110 है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी 90 है, तो कोलिजन होगा और कोलिजन होने के बाद कंपाउंड तैयार। मैंने कहा ठीक है, तो ये वो सब 110 ही एनर्जी है, ऐसे कोलिजन हुआ, कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बन पाएगा, और कॉम्प्लेक्स कभी नहीं बन पाएगा तो कोलिजन करके वापस चला जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए दो चीजें चाहिए, पहली एनर्जी इतनी हो या इससे ज्यादा हो, दूसरा उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन करने के बाद किसी की एनर्जी कम है, किसी की एनर्जी ज्यादा है, किसी की एनर्जी ज्यादा होने के बाद भी ओरिएंटेशन नहीं है। इसका मतलब सभी पार्टिकल में से कुछ फ्रैक्शन ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अगर ये पर्टिकुलर आपको समझ में आ गया और कि कुछ प्रोडक्ट ही कन्वर्ट होते हैं, तो हमने कहा इन्हीं पर्टिकुलर से बोलेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ज्यादातर पार्टिकल की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या उससे ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ज्यादातर लोगों की एनर्जी 90 जूल से ज्यादा हो गई, तो जब वो कोलिजन करेंगे तो एक ही फैक्टर आएगा, दो फैक्टर आएंगे, बोलूंगा एक फैक्टर, केवल और केवल ओरिएंटेशन, क्योंकि एनर्जी तो मैंने ज्यादा दे चुकी हूं। इसीलिए जब आप किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सभी की एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी से ज्यादा पहुंच जाती है। इसका मतलब केवल एक ही चीज की टेंशन होती है, उन्हें प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इस वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से जनरली आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, चूंकि के बढ़ता है और किसी चीज का रेट होता था रेट इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर एन, जहां पर एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। तो यहां पर अगर मैं कंक्लूड करने लगूं तो मुझे पता चला कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो इंक्रीज करेंगे। अगर नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या बोल सकता हूं, आपका के भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर आपका के इंक्रीज करेगा तो क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर सबको कंक्लूड करते हुए हमने एक इक्वेशन लिखी और उस इक्वेशन का नाम था k इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आपका आर टी। ये क्या है पहले बता चुका हूं, और इस फॉर्मूले को हमने कर दिया बॉक्स में बंद। सुबह दोपहर शाम कुछ भी करके याद तो करना ही है, कुछ भी कीजिएगा याद करना ही है। मैंने कहा जी इस पर्टिकुलर में अगर याद करना है तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और आप क्यों फंसाने की ट्राई कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर आप फंसाने लगते हैं तो बताएगा सबसे पहला फंसाने वाला क्वेश्चन हमें पूछा गया, इस पर्टिकुलर में आपने कोई कैटलिस्ट डाल दिया और कैटलिस्ट जैसे ही आपने बोला, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप माउंटेन की हाइट कम कर रहे हैं और वो पॉजिटिव कैटलिस्ट मानते हो। तो मैंने कहा कैटलिस्ट अगर आप बोल रहे हैं तो मान लीजिएगा ये पर्टिकुलर आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम बना हुआ था, कोई भी डायग्राम बनाइएगा और आपने मान लीजिएगा ये डायग्राम बना दिया। मैंने कहा ठीक है, और जैसे ये डायग्राम बनाया तो पॉजिटिव का मतलब अगर मैं ब्लू कलर मानने लगूं तो क्या मैं बोल सकता हूं ये पर्टिकुलर आपका डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। क्या बोल सकता हूं माउंटेन कम हो गया। अगर माउंटेन कम हो गया तो जहां पर मैं पहले से बैठा हुआ था, ये जो माउंटेन की हाइट है इसकी हाइट अगर कम हो जाती है तो क्या बोल सकता हूं आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो ईए की वैल्यू कम हुई, माइनस ईए की वैल्यू ज्यादा हुई, माइनस ईए की वैल्यू ज्यादा होने से के की वैल्यू आपका ज्यादा हुआ, और जैसे के की वैल्यू ज्यादा हुई तो आप बोल सकते हैं आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ चुका है। कोई स्टूडेंट अगर ये बोलने लगे कि मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट नहीं डालूंगा, इसके साथ में लिख देता हूं कि जो कहानी लिखी गई है वो पॉजिटिव कैटलिस्ट की लिखी गई है। कोई स्टूडेंट कह लेंगे मैं तो नेगेटिव कैटलिस्ट डालूंगा जो कि स्पीड बहुत ही ज्यादा कम कर दे। तो मैंने कहा कि अगर आप यहां पर कुछ इस टाइप का बनाते हैं तो आपने क्या माउंटेन की हाइट बढ़ा दी। इसका ना बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो उस एनर्जी को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब वो कोलिजन भी करेंगे और वो कोलिजन करके फिर वापस आ जाएंगे। इसका मतलब रिएक्शन का आगे जाना डिफिकल्ट है, और अगर आगे जाना डिफिकल्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा कम। किसी ने कहा जी फॉर्मूला बेस पढ़ाइएगा। मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर ई ए की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी,
अगर EA इंक्रीज होगा तो माइनस EA आपका डिक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो क्या बोल सकता हूं, K की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जैसे ही K की वैल्यू डिक्रीज होगी आपको बोलना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा, कंडीशन अप्लाई माइनस या नेगेटिव कैटालिसिस मानते हुए। हमें यह भी ऑब्जर्व करना है जब हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा केवल सरफेस केमिस्ट्री में, कि जब आप कैटलिस्ट डालते हैं तो कई बार जो पाथ होता है वो हल्का सा चेंज हो जाता है। इसका मतलब जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अभी बन रहा है हो सकता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अलग हो जाए। बट हम इस चैप्टर में इतना स्टडी नहीं करते कि कैटलिस्ट के मैकेनिज्म कैसे होते हैं, हम केवल इतनी बात करते हैं कि वो माउंटेन ऊपर जाएगा या माउंटेन नीचे आएगा। ये उम्मीद करते हुए कि यहां पर थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। जैसे ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है तो उन्होंने कहा इसमें यह भी बताएगा टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो अलग बात है, मैं टेम्परेचर थोड़ी देर पहले ही बताया है आपको। तो मैं बोल सकता हूं अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं K इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT, तो मैं क्या बोल सकता हूं, टेम्परेचर के बढ़ने पर RT आपका बढ़ेगा, RT बढ़ेगा तो क्या पूछता हूं, इसका मतलब हुआ EA अपॉन RT की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये कम हो जाएगी तो क्या पूछता हूं, जैसे ही आपने इस पर्टिकुलर डेटा को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या पूछता हूं, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, और जैसे ही आपका ये चेंज हुआ तो क्या पूछता हूं, K की वैल्यू बढ़ने जैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये मैं अलग अलग एंगल से अलग अलग बार आपको समझा चुका हूं। अगला आपका आता है पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 बोलता है टेम्परेचर को लेकर। हमने कहा अगर मैं इस पर्टिकुलर को A को कांस्टेंट मान लेता हूं, ध्यान रखिएगा A कांस्टेंट नहीं होता, बट राउंड 1 में मैं मान लेता हूं कि A नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने कहा इसका मतलब जो A रहेगा वो आपका कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। आज से केवल एक ही बार क्वेश्चन आया है, जबकि हम ज्यादातर केसेस में A और डेल्टा H को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या ऊपर वाली रिएक्शन को लिख सकता हूं कि आपका जो बनेगा वो बन जाएगा आपका K1 इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा T1। मैंने कहा ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं यहीं पर, और ये बन जाएगा आपका K2 इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT2। जब मैं दोनों रिएक्शन को डिवाइड करूंगा तो ध्यान रखिएगा मैंने कहीं पर भी A1 A2 नहीं लिखा, क्योंकि A को मैंने पहले ही लिख दिया कि वो कांस्टेंट बने हुए हैं। मैंने जब दोनों को डिवाइड किया तो क्या आप लिख सकते हैं K1 अपॉन आपका K2 बन जाएगा e रेज टू पावर का मतलब बन जाएगा आपका, थोड़ा हेल्प कराइएगा, क्या EA अपॉन R, और ये बन जाएगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। सॉल्व करना आप लोगों का काम है, किसी का ये मन ना करे इसे करने का तो आप दोनों तरफ का ln ले लीजिएगा, और ln लेते ही फॉर्मूला बन जाएगा आपका K1 अपॉन K2 इक्वल टू EA अपॉन आपका R, और ये बनेगा 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, कभी कोई गलती से स्टूडेंट याद करने बैठ जाए। हमने कहा क्या इसमें कोई और भी फैक्टर आएगा, मैंने कहा हाँ, इसमें कई बार आपसे एग्जाम वाला ग्राफ पूछता है और काफी बार पूछता है, और जब आपको राउंड नंबर 1 में पढ़ाया तो ज्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं अरे इसमें क्या है, ये तो हम सही करके आ जाएंगे, लेकिन वही नमूने गलत करके आते हैं। इसीलिए किसी भी छोटे पॉइंट को बेकार पॉइंट ना मानते हो, अगर मैं ग्राफ की बात करने लगूं तो क्या इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को K इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT को अगर मैं दोनों तरफ से ln लेता हूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका ln K इक्वल टू आपका ln A माइनस बनेगा EA अपॉन RT। क्या आपको ऐसा दिखाई दे सकता है कि ये अगर मैं इसको y मानता हूं तो y इक्वल टू बनेगा C प्लस बन जाएगा, और प्लस में आपका बनेगा EA अपॉन R, और ये बन जाएगा आपका x। बताएगा मैंने x किसे माना, बोलूंगा 1 अपॉन t को। तो जब मैं ग्राफ यहां पर बनाने की ट्राई कर रहा हूं इस पर्टिकुलर में, तो यहां पर ड्रॉ किया आपने 1 अपॉन t, और यहां पर ड्रॉ किया आपने ln
के। मैंने कहा ठीक है। क्या बोलते हैं सी की वैल्यू आपकी जो ए रहेगा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में जो सी की वैल्यू होती है वो आपकी पॉजिटिव ही होती है। जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का बनेगा, और जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका स्लोप कितना आएगा बोलूंगा, इसका अगर आप स्लोप निकालने लगे तो स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस EA/R। ध्यान रखिएगा, अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो आप मैग्नीट्यूड लेके कीजिएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। और ये जो पर्टिकुलर आपका 4 पॉइंट आया है, आपको अच्छा लगे या बेकार लगे, ये जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसी पर क्वेश्चन आया है। हम लोग अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए IIT JEE एडवांस। जो लोग मेन की तैयारी या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो इस पॉइंट को ना देखें। तो हमने कहा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है, तो हमने कहा चलेगा आर्हेनियस से स्टार्ट करते हैं। और हमने कहा आर्हेनियस ने हमें बताया था के का फॉर्मूला होता है A e⁻⁻ अगर मैं इस पर्टिकुलर में ln लेने लगता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, ln का फॉर्मूला रहेगा आपका ln k इक्वल टू बनेगा आपका ln a, माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस माइनस EA/ आपका बनेगा R, और 1/T वेरीफाई कर लीजिएगा जिनको चीजों को लॉग लेना आता है या कहीं ln लेना आता है। मैंने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को दोबारा से आपको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ln k, और ये अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखा जाएगा d/dt। मैंने कहा ठीक है। क्या अगर मैं मान के चल रहा हूं कि a आपका कांस्टेंट है तो ln a आपका तुरंत जीरो हो गया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो बन जाता है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये सही है तो क्या इसको लिख सकता हूं, ये बनेगा माइनस EA/R, और जब आप 1/T को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका बनेगा माइनस और T⁻²। इसका मतलब कुल मिला के ये बनेगा 1/T²। वेरीफाई कर लीजिएगा, जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो फाइनली आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या बोलते हैं EA/ आपका RT²। और यहां पर अगर मैं dt की बात करने लगूं तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि ये बन जाएगा आपका d बनेगा और ये बन जाएगा आपका ln k। वेरीफाई करते रहिएगा। कोई स्टूडेंट कह लीजिए हमें तो इसको भी इंटीग्रेट करना है, बोलूंगा ठीक है। जब टेम्परेचर T1 तो ये आपका आएगा ln k1, जब यहाँ पर टेम्परेचर T2 तो लिखा जाएगा ln k2। तो क्या बाद में मैं इसको इंटीग्रेट अगर करने लगूं तो क्या बोल सकता हूं, लिखा जाएगा ln k2 माइनस ln k1, और जब आपने दो चीजों को माइनस कर दिया तो आप सीधा इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं ln k2/k1 इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं इस साइड में इंटीग्रेशन ऑफ EA/RT².dt। वेरीफाई कर लीजिएगा। इसका मतलब अगर आप K2 और K1 में K2 को ज्यादा बोलते हैं, इसका मतलब बनेगा आपका ln 1 से ज्यादा वैल्यू, और 1 से वैल्यू का मतलब ये डेटा पॉजिटिव बनेगा। या अगर मैं इस चीज को पॉजिटिव बोलने लगूं तो ये पर्टिकुलर किस चीज पर डिपेंड करेगा, बोलूंगा ये डिपेंड करेगा आपका K। बोलूंगा पहली बात तो dt पर डिपेंड करेगा, अगली बात 1/T² पर डिपेंड करेगा, और EA पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा कि अगर मैं सिंपल करने लगूं तो मैंने कहा सिंपल कर लीजिएगा। k की वैल्यू आपका लिखा जाएगा AE⁻EA/RT, जो कि एडवांस में आपको पढ़ा दिया जाता है। सॉरी, ये आपको मेन में पढ़ाया जाता है, ऊपर वाला आपका एडवांस में पढ़ाया जाता है। मैंने कहा जी क्वेश्चन कैसे आते हैं IIT JEE एडवांस में, तो हमने कहा मैं चीजों को सिंप्लीफाई करके चल रहा हूं जिससे आपको डिफिकल्टी ना आए। तो जिद मत करना कि इसमें ऐसा क्या था जो मुझे तो आंसर आ गए, आराम से चीजें समझिएगा। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपसे कोई पूछता है, मान लीजिएगा आपके पास दो रिएक्शन है, एक पर्टिकुलर है कि A से आपका बनता है B, और इसका पर्टिकुलर जो एक्टिवेशन एनर्जी बनी हुई है वो मान लीजिएगा 20 जूल या 20 किलो जूल बनी हुई है, और आपने कहा ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट से आपका मान लीजिएगा प्रोडक्ट बन रहा है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दी गई है मान लीजिएगा 50। हम लोग बात करते हैं अब 3 क्वेश्चन पर जो कि आपके आर्हेनियस पर बेस्ड हैं। ध्यान से कीजिएगा, हर छोटे पॉइंट को आपको बैठ के खुद एक्सप्लेन करना है। हमें कहा गया केवल और केवल अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन की बात करने लगूं तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर आप K1 और K1 की बात करें तो आपने केवल टेम्परेचर चेंज किया, और अगर टेम्परेचर चेंज किया तो किसी भी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चेंज करने से K की वैल्यू मैं बोलूंगा बढ़ती है, ये कंफर्म है।
मैंने कहा ठीक है। K1 और K2 में क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है? मैं बोलूंगा ठीक है। अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो मेरे जो पास इक्वेशन अवेलेबल थी वो थी K इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आपका बनता है RT। RT दोनों के लिए सेम रहेगा। ई ए की वैल्यू जैसे ही आपने इंक्रीज करी तो ई ए इंक्रीज हुआ, तो माइनस ई ए आपका डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से K बोलूंगा डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा कि जिसमें एक्टिव एनर्जी ज्यादा है उसका माउंटेन ज्यादा ऊंचा है, इसका मतलब आगे जाने का जो रेट कांस्टेंट रहेगा वो कम हो जाएगा। फॉर्मूला पढ़ेगा या कॉन्सेप्ट पढ़ेगा? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था जेईई आपका एडवांस में, मुझे बताएगा दोनों के टेम्परेचर में जो आपका टेम्परेचर चेंज किया गया है वो दोनों में बोलूंगा 10 डिग्री किया गया है, चाहे आप 10 केल्विन बोले या 10 डिग्री सी बोले। वो अलग बात है जब आप पर्टिकुलर एनसीईआरटी या कोई जनरल बुक पढ़ते हैं तो बोलते हैं आप टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 to 3 आती है, लेकिन ऑक्सफोर्ड की बुक ने क्लियरली मना किया है कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि 2 to 3 आएगी, वो डिपेंड करता है आपका एक्टिवेशन एनर्जी पर। जबकि आईआईटी जेईई ने यहां पर भी क्वेश्चन पूछ लिया और ये नहीं दिया था स्टूडेंट को कि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 50 होनी चाहिए, तब मुझे बोला जाता है कि जो चीज एनसीईआरटी में लिखी है भले ही वो गलत है, कई बार मुझे याद करनी पड़ जाती है, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। हमने कहा ठीक है उसको छोड़िएगा, क्या बोलो इसमें भी टेम्परेचर चेंज 10 का, इसमें भी टेम्परेचर चेंज, इसका मतलब दोनों के दोनों ही आपका टेम्परेचर जो कोएफिशिएंट बना हुआ है वो आपका 2 to 3 के बीच में आंसर आएगा, ऐसा एज्यूम कर ले, लेकिन किसमें चेंज ज्यादा होगा? सोचते रहिएगा। अगर आप चेंज की बात करने लगे तो हमने ये ऑब्जर्व किया जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए ये पर्टिकुलर में आंसर ये आएगा, लिख देता हूं, जिसका ईए ज्यादा होगा वो मोर क्या होगा बोलूंगा सेंसिटिव हो जाएगा। इसका मतलब दोनों में 10 डिग्री सी का टेम्परेचर चेंज किया, ये एकदम से बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा लेकिन कम। हमने कहा कि ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो क्या ये पॉइंट यहां पर आया है? सोच लीजिएगा पहले। K प्रोपोर्शनल टू 1/T स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, यहां तक अगर आपने समझा दिया तो अगला पॉइंट भी आगे चलते हैं। अगला आईआईटी जेईई ने क्वेश्चन पूछा, ये भी एडवांस का ही था, लिख देता हूं जेईई एडवांस, और एक एक लाइन आपको अब हैवी पढ़ने वाली है। हमें बोला गया कि आपका एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बन रहा है आपका प्रोडक्ट, और यहां पर आपका जो ईए की वैल्यू है वो आपने मान लीजिएगा कोई 20 किलो जूल दे रखी है। अब मैं यूनिट के साथ बात कर रहा हूं और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका K बना हुआ है वो 300, K आपका 310, K 1000 केल्विन और आपका K की वैल्यू 1010 केल्विन पर बना हुआ है। तो मैं बोलूंगा इसमें समझने वाली क्या बात थी, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, आपने पहली बार में ही आंसर दे दिया। लेकिन आईआईटी जेईई में स्टेटमेंट पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि K 1010 डिवाइड बाई K 1000 और K 310 डिवाइड बाई K 300, एक सेम रिएक्शन में आपने यहां पर भी 10 डिग्री सी का चेंज किया और यहां पर भी 10 डिग्री सी का चेंज किया, किसमें आपका K की वैल्यू ज्यादा सेंसिटिव आएगी? सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके पता चलेगा कि आपका ये आंसर आएगा। इसका मतलब जो K की वैल्यू होती है वो मोर सेंसिटिव होती है एट लो टेम्परेचर। लिख देता हूं, अगर टेम्परेचर कम होता है तो वो मोर सेंसिटिव हो जाता है। किसी ने कहा जी इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने कहा दो मेथड होते हैं कि ये पर्टिकुलर मेथड है जहां पर आप रिलेट कर सकते हैं इजीली। dt की वैल्यू सेम है और K और 1/T स्क्वायर आपको लिखवा दिया गया है। मैंने कहा ये कैसे होगा, बोलूंगा जिसका टेम्परेचर कम होगा वो 1/T स्क्वायर, T कम होगा तो K की वैल्यू बोलूंगा ज्यादा हो जाएगी चूंकि dt ही सेम है।